एक रहस्यमयी जहाज समंदर के बीचों बीच बहता हुआ मिला। अंदर का नज़ारा ऐसा था जैसे कुछ मिनट पहले ही वहां लोग मौजूद थे। खाना टेबल पर रखा था, लैपटॉप खुला था, लेकिन क्रू के तीनों लोग गायब थे। बिना किसी संघर्ष के निशान, बिना कोई एसओएस सिग्नल भेजे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीन जिंदा इंसान इस कश्ती से यूं ही गायब हो गए? क्या ये एक समुद्री हादसा था या कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है? ये है कसदो का रहस्य, एक असली घोस्ट शिप की कहानी। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। 15 अप्रैल 2007 को ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर कोरल सागर के गहरे पानी में एक रहस्यमयी नौका मिली, जो बिना किसी इंसान के खाली भटक रही थी। ये नौका थी कजदो काजठू, एक 9.8 मीटर लंबी और मजबूत कैटमरैन। जहाज को तीन अनुभवी नाविकों ने किराए पर लिया था, जो अपनी समुद्र यात्रा पर निकले थे। ये तीन नाविक थे: डेरिल बर्जेस, पीटर टूनस्टिल और जेम्स टनर, जो सभी अनुभव और साहसिक यात्राओं में माहिर थे। ये जहाज 15 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के एयरली बीच से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद अचानक लापता हो गया। ये तीनों नाविक, जिनमें से एक के पास 40 से अधिक साल का समुद्र यात्रा का अनुभव था, क्वींसलैंड की ओर जा रहे थे। उनका उद्देश्य सामान्य था, साधारण यात्रा के दौरान समुद्र के सौंदर्य का आनंद लेना। लेकिन उनकी यात्रा के दौरान एक रहस्यमयी घटना घटित हो गई, जो आज तक एक अंधेरे रहस्य बनकर सामने है। जब 18 अप्रैल 2007 को हेलीकॉप्टर द्वारा जहाज को ग्रेट बैरियर रीफ के पास देखा गया, तो यह नज़ारा हैरान करने वाला था। जहाज पूरी तरह से सही स्थिति में था, कोई भी नुकसान या क्षति के संकेत नहीं थे। फिर भी उसके तीनों नाविक गायब थे। क्या हुआ था उस जहाज के साथ? जहाज का इंजन चालू था, फिर भी वहां कोई चालक नहीं था। टेबल पर खाना रखा हुआ था, जो ये दिखा रहा था कि यह अचानक से छोड़ दिया गया था, जैसे किसी ने बीच में ही खाना छोड़ दिया हो। जहाज के रेडियो पर कोई संदेश नहीं था, लेकिन वह चालू था। सभी नाविकों के मोबाइल फोन, पासपोर्ट और पर्सनल सामान जहाज पर ही पड़े थे, जो यह दर्शाता है कि कुछ भी सामान्य नहीं था। किसी प्रकार की लूटपाट या बलात्कार के कोई संकेत नहीं थे, और न ही किसी प्रकार का बाहरी हमला हुआ था। 20 अप्रैल 2007 को कसदो को टाउन्सविल बंदरगाह पर ले जाया गया था, ताकि उसके विश्लेषण और जांच की जा सके। ये जहाज पुलिस द्वारा तलाशे जाने वाला पहला कदम था, क्योंकि तीन नाविकों का अचानक लापता होना और जहाज का बिना किसी इंसान के मिलना एक बड़ा रहस्य बन चुका था। अगले दिन 21 अप्रैल को क्वींसलैंड पुलिस के सर्जेंट्स बारडेल और मोलॉय ने जहाज की तलाशी ली। उनकी कोशिश यह जानने की थी कि कहीं जहाज में किसी प्रकार की साजिश, विवाद या तीसरे पक्ष का हाथ तो नहीं था। पुलिस ने जहाज की कड़ी जांच की, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जो यह दर्शाता कि किसी और ने इसमें हस्तक्षेप किया था। जहाज के कैबिन को एकदम सजा हुआ पाया गया। सिर्फ कुछ मैगजीन, एक अखबार का टुकड़ा और एक वाइन कास्क जमीन पर पड़ा हुआ था। बाद में यह पता चला कि ये सामान जहाज को किनारे पर खींचते समय गिर गए थे, और कोई और कारण नहीं था। जांचकर्ताओं ने सिंक में कुछ बटर चाकू पाए, और गैली के बेंच पर कुछ फिशिंग चाकू का प्लास्टिक कवर भी मिला। हालांकि ये चाकू हाल ही में इस्तेमाल किए हुए नहीं दिखे। जब वे बैटन के बिस्तर के नीचे एक सील की हुई कंटेनर की जांच कर रहे थे, तो वहां एक आग्नेयास्त्र और कुछ गोला बारूद मिला, जो ठीक से रखा गया था, और इनमें से कोई भी गायब नहीं था। एक और ड्रॉर में उसी कैलिबर का एक एकल गोली भी मिली, जो उस समय इस्तेमाल में नहीं आई थी। इन सभी चीजों को देखकर यह प्रतीत हुआ कि जहाज पर कोई संघर्ष नहीं हुआ था, और न ही कोई असामान्य घटना घटी थी। जांचकर्ताओं ने जहाज के जीपीएस सिस्टम से प्राप्त डेटा का भी विश्लेषण किया, जिसने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उस डेटा से यह सामने आया कि जब जहाज ने एयरली बीच से यात्रा शुरू की, तो वह उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था, और वहां के समुद्र में तूफान और तेज लहरों का निर्माण हो रहा था। उसी दिन दोपहर के बाद जीपीएस डेटा ने यह दिखाया कि जहाज ड्रिफ्ट कर रहा था, यानी वह बिना दिशा के बह रहा था और नियंत्रित नहीं हो रहा था। इससे यह संकेत मिला कि कुछ गंभीर घटनाएं घट रही थीं। इसके अलावा जांचकर्ताओं को एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिली, जो जहाज के यात्रियों द्वारा
उनके सफ़र के दौरान बनाई गई थी। इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो तीनों नाविकों के अंतिम दिन की घटनाओं को स्पष्ट करती है। इस वीडियो में दिखाया गया था कि 15 अप्रैल को 10:30 बजे सुबह जेम्स टूनस्टेड ने आखिरी बार वीडियो रिकॉर्ड किया था और इसके कुछ समय बाद ये तीनों नाविक गायब हो गए। इस वीडियो में निम्नलिखित चीज़ें सामने आईं। जब वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा गया तो यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि बैटन जहाज के हेल्म यानी स्टीयरिंग व्हील पर था। इसका मतलब ये था कि वह जहाज के संचालन की जिम्मेदारी ले रहा था और उसका ध्यान समुद्र की दिशा में था। हेल्म पर होने का मतलब यह भी था कि वह नाविक समुद्र की लहरों और परिस्थितियों को समझते हुए जहाज की दिशा तय कर रहा था। इस विवरण से यह भी संकेत मिलता है कि वह किसी विशिष्ट दिशा में जा रहा था, क्योंकि हेल्म पर होते हुए उसे अपनी यात्रा की योजना बनानी होती थी। हालांकि यह भी चिंताजनक था, क्योंकि समुद्र में तूफान और लहरों के कारण बैटन को अपनी पूरी मानसिक स्थिति पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती। पीटर टूनस्टेड नाव के आखिरी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और वह मछली पकड़ रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि पीटर टूनस्टेड नाव के पिछले हिस्से में स्थित सीढ़ियों पर बैठा था और मछली पकड़ रहा था। यह दृश्य शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन समुद्र के तूफानी हालात में मछली पकड़ने का यह प्रयास शायद एक खतरनाक निर्णय था। समुद्र के ऐसे जटिल और अस्थिर वातावरण में पीटर का मछली पकड़ने का काम उसे असुरक्षित बना सकता था। ऐसे हालात में जहां समुद्र में लहरें तेज हो रही थीं, नाविकों को अपना ध्यान पूरी तरह से समुद्र और जहाज की स्थिति पर केंद्रित करना चाहिए था, बजाय इसके कि वे एक बाहरी गतिविधि में व्यस्त हों। एक लंबा सफ़ेद रस्सा जहाज के पीछे लहरा रहा था। वीडियो में एक और महत्वपूर्ण वस्तु देखी गई, एक लंबा सफ़ेद रस्सा जो जहाज के पीछे लहरा रहा था। ये रस्सा शायद मछली पकड़ने के लिए था, क्योंकि नाव के पीछे एक मछली पकड़ने का जाल या रस्सा लगा हुआ था। हालांकि इस रस्से का लहराना यह दर्शाता है कि जहाज लंगर डाले बिना या बिना किसी दिशा के चल रहा था, जिससे यह संकेत मिलता है कि जहाज का इंजन नहीं चल रहा था। यदि इंजन बंद था तो जहाज अपनी दिशा में नहीं बढ़ सकता था और उसे खींचा जा सकता था, जिससे यह चुपचाप लहरों में बह रहा था। जहाज का इंजन नहीं चल रहा था, जो यह दर्शाता है कि वह लंगर डालने की स्थिति में हो सकता है या किसी अन्य कारण से नहीं चल रहा था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय पहलू था कि जहाज का इंजन नहीं चल रहा था। यदि इंजन बंद था तो यह कई संभावनाओं को जन्म देता है। क्या इंजन का बंद होना किसी तकनीकी समस्या के कारण था, या फिर यह नाविकों द्वारा जानबूझकर किया गया था? यदि वह लंगर डालने के लिए जहाज को रोक रहे थे तो यह भी अजीब लगता है कि वे जीवन रक्षक जैकेट पहने बिना समुद्र में ऐसे अनिश्चित परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। किसी भी तकनीकी समस्या या साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाज बिना नियंत्रण के बह रहा था, जिससे यह दिखता है कि कोई भी व्यक्ति जहाज पर नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ था। जहाज के सुरक्षा रेल पर दोनों तरफ फेंडर लटके हुए थे, जो सामान्य रूप से समुद्र यात्रा के दौरान जहाज को सुरक्षित रखते हैं। फेंडर, जो सामान्यतः समुद्र यात्रा के दौरान जहाज के किनारे पर लटकते हैं, का देखा जाना यह बताता है कि जहाज को अपनी यात्रा में सुरक्षा के उपायों की आवश्यकता थी। इन फेंडरों का कार्य यह होता है कि वे जहाज के किनारे को दीवारों या अन्य संरचनाओं से टकराने से बचाते हैं। हालांकि जब जहाज पूरी तरह से सुरक्षित था और किसी भी बाहरी हमला या दुर्घटना का कोई संकेत नहीं था, तो ये फेंडर शायद इस बात का संकेत थे कि जहाज को समुद्र में यात्रा के दौरान किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता थी, जैसे कि टकराव से बचने के लिए। कैमरे ने 360 डिग्री पैन किया और आसपास के द्वीपों और समुद्र के दृश्य दिखाए, जिससे जांचकर्ताओं को जहाज का सटीक स्थान ढूंढने में मदद मिली। कैमरे के 360 डिग्री पैन से यह साबित हुआ कि जहाज का स्थान बहुत स्पष्ट था, क्योंकि वीडियो में समुद्र और द्वीपों का विस्तृत दृश्य था। ये रिकॉर्डिंग जांचकर्ताओं को जहाज के सटीक स्थान को समझने में मदद करने वाली थी। ये इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जहाज को उस समय जरा सा भी नियंत्रण नहीं था और यह चुपचाप डूबता या बहता जा रहा था। इसके अलावा इस दृश्य ने जहाज की स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी दी, जो पुलिस को जांच प्रक्रिया में सहायक साबित हुई। समुद्र की लहरें चटकीली थीं और कोई भी नाविक लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए था,
जो सुरक्षा की दृष्टि से एक खतरनाक स्थिति थी। समुद्र की लहरें चटकीली थीं और यह अत्यधिक खतरनाक था कि नाविकों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। अगर समुद्र में तूफान था और लहरें तेज थीं, तो सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट का पहनना जरूरी था। ये एक बड़ी चूक हो सकती थी, जो बाद में दुर्घटना का कारण बन सकती थी। बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में खुले पानी में रहना न केवल असुरक्षित था, बल्कि यह बताता है कि इन नाविकों ने सुरक्षा की अनदेखी की थी, जो उनकी आखिरी यात्रा के लिए और भी रहस्यमय बना देता है। टूनस्टेड की शर्ट और चश्मा वह स्थान नहीं पाए गए थे जहां बाद में वे मिले। यह भी एक बड़ा संकेत था कि कोई असामान्य घटना घटी थी, क्योंकि ये चीजें अचानक गायब हो गई थीं। अंतिम बिंदु ये था कि टूनस्टेड की शर्ट और चश्मा वह स्थान नहीं पाए गए थे जहां बाद में वे मिले। ये एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली घटना थी। इन वस्तुओं का गायब होना यह संकेत देता है कि शायद कोई असामान्य घटना घटी थी। क्या ये वस्तुएं गिर गई थीं या फिर वे किसी संघर्ष के कारण गुम हो गई थीं? इस घटना ने इस रहस्यमय घटना को और अधिक गहरा किया और कई अनुत्तरित सवालों को जन्म दिया। सर्वाइवल टाइम विशेषज्ञ डॉ पॉल लकिन से परामर्श लिया गया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि पुरुष अभी भी पानी में होते तो वे जीवित नहीं होते, क्योंकि वे शायद 3 से 4 दिन पहले समुद्र में गिर गए थे। हालांकि टीमों को उम्मीद थी कि वे तट तक पहुंच सकते हैं और 21 अप्रैल को शाम 4 बजे तक खोज और बचाव अभियान जारी रखा गया। 4 अगस्त 2008 को टाउन्सविल कोरोनर कोर्ट में पुरुषों की गुमशुदगी की जांच शुरू हुई। इस जांच का नेतृत्व क्वींसलैंड राज्य के कोरोनर माइकल बार्न्स ने किया और यह पता लगाने पर केंद्रित था कि क्या पुरुष मृत थे, उनकी गुमशुदगी की परिस्थितियां क्या थीं और क्या लापता पुरुषों की खोज पर्याप्त थी। कुल मिलाकर 27 गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया गया। जेनिफर बैटन ने गवाही दी कि उनके पति डेरिक अच्छी तरह से तैयार थे और उन्होंने पहले कज आई पर 2 यात्राएं की थीं। उन्होंने बताया कि मूल योजना कज डुआई को फ्रेमेंटल तक एक जोड़े के रूप में ले जाने की थी, लेकिन बैटन को चिंता थी कि केवल 2 लोग सवार होने से सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों भाइयों पीटर और जेम्स टूनस्टेड को साथ लिया। यात्रा को कई महीनों तक योजना बनाई गई थी और वे कंप्यूटर की मदद से मार्गों की योजना बनाते थे। उन्होंने 6 से 8 सप्ताह का समय निर्धारित किया था, लेकिन चूंकि डेस और पीटर रिटायर हो चुके थे, इसलिए समय की कोई चिंता नहीं थी। वे रात में यात्रा नहीं करना चाहते थे और तट के पास रहना चाहते थे। हालांकि बैटन उच्च कोलेस्ट्रॉल, मध्यम मधुमेह के लिए दवाएं ले रहे थे और 50 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ा था। फिर भी उनकी पत्नी मानती थीं कि वे यात्रा के लिए स्वस्थ थे। ग्रेम डगलस, कज़डॉय के पूर्व मालिक, जिन्होंने नाव बैटन को बेची थी, ने गवाही दी कि नाव अच्छी स्थिति में थी जब इसे बेचा गया था और उन्होंने पुरुषों से मिलने के बाद उनकी यात्रा की योजना में मदद की थी। वे हैरान थे कि पुलिस के अनुसार पुरुषों ने अपनी निर्धारित मार्ग से विचलन किया था, जो उनके जीपीएस सिस्टम में प्रोग्राम किया गया था। गैविन हाउलैंड, वाणिज्यिक मछली पकड़ने वाली नाव जिलियन के कप्तान, ने गवाही दी कि 16 अप्रैल 2007 को बोवेन के पास एक रीफ पर मछली पकड़ते समय उन्होंने और उनकी टीम ने एक सफ़ेद यॉट देखा जिसका पाल फटा हुआ था और जो रीफ्स के बीच संकीर्ण मार्ग से उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में बह रहा था। वे 50 मीटर के भीतर नाव के पास गए, लेकिन बोर्ड पर किसी को नहीं देखा। ये घटना कज़दो के टाउन्सविल के तट से बहने के 2 दिन पहले की थी और अधिकारियों के अनुसार पुरुषों के लापता होने के 1 दिन बाद की थी। हाउलैंड को यह अजीब लगा कि एक पाल नौका एक क्षेत्र में थी जो उथले पानी और चट्टानों के लिए जाना जाता है। उन्होंने नाव या अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। सार्जेंट पॉल मोलॉय, जो कज दूसरी की जांच करने वाले 3 फोरेंसिक पुलिस अधिकारियों में से एक थे, ने गवाही दी कि उन्हें नहीं लगता था कि पुरुषों के साथ कोई गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने कई घंटों तक नाव की जांच की, लेकिन कोई संघर्ष के संकेत नहीं पाए। उन्होंने कहा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नाव खुद एक अपराध स्थल नहीं थी। जब पीटर टूनस्टेड की पत्नी फ्रांसिस ने पूछा कि पुलिस ने फिंगरप्रिंट क्यों नहीं जांचे, तो सार्जेंट मोलॉय ने कहा कि उनके वर्षों के अनुभव के अनुसार यह आवश्यक नहीं था। हम वहां लंबे समय तक थे। हमने नाव को खोल दिया और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। अगर कोई संकेत होता तो हम हर संभव उपाय करते।
कसदो के चालक दल की गुमशुदगी के लिए कई वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। टाउन्सविल के अधिकारियों के अनुसार कसदो के प्रस्थान और इसके अज्ञात स्थिति में मिलने के बीच मौसम बहुत उबला और समुद्र भी खतरनाक था। इस वजह से अधिकारियों ने यह अनुमान लगाया कि चालक दल को अचानक किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा हो और वे समुद्र में गिर गए हों। हालांकि इस सिद्धांत में एक समस्या यह थी कि जहाज के केबिन की सामग्री, जैसे कि मेज, बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं दिखी। लापता हुए पुरुषों के रिश्तेदारों का कहना है कि जहाज की स्थिति यह संभावना कम करती है, और वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि मछली पकड़ने की लाइनों और कपड़ों को बाहर रखा गया था और उनकी लाइफ जैकेट्स अभी भी स्टोर में थीं, जो यह संकेत देती हैं कि उस समय मौसम खराब नहीं था। ये भी ध्यान में आया कि कसदो अपने फेंडर के साथ पाया गया था, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि नाव ने किसी अज्ञात जहाज से संपर्क किया हो और चालक दल ने या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से उस जहाज पर चढ़ाई की हो। हालांकि टाउन्सविल पुलिस ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि छोटे जहाज अक्सर अपने फेंडर को बाहर छोड़ देते हैं और इससे कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था। कसद्वितीय के मालिक डेरिक बैटन ने 1 साल पहले कसद्वितीय खरीदी थी और इसके बाद कुछ यात्राएं की थीं। टूनस्टेड्स भी नौवहन के अनुभवहीन नहीं थे, क्योंकि वे 18 साल की उम्र से एक साथ नौकायन कर रहे थे और स्वयंसेवी समुद्र बचाव के रेडियो कमरे में काम करते थे। परिवार के सदस्य के साथ आखिरी संपर्क जहाज के बंदरगाह छोड़ने के 1.5 घंटे बाद हुआ था। इसके अलावा कसदो के एक स्वयंसेवी रेडियो ऑपरेटर ने 15 अप्रैल को शाम 6:45 पर जहाज से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति जॉर्ज पॉइंट बताई थी। ये कसदो के साथ आखिरी ज्ञात संपर्क था। ये भी समझा जाता है कि जहाज को जॉर्ज पॉइंट तक पहुंचने में सामान्य समय से अधिक समय लगा था, और एक संभावना ये है कि वे पूरे दिन मछली पकड़ने में व्यस्त थे। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि उनका जीपीएस खराब हो गया था, क्योंकि उन्होंने 14 अप्रैल को भी यात्रा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन जीपीएस के खराब होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा था। अन्य अनुमानों में यह भी शामिल है कि नाव जॉर्ज पॉइंट के पास एक बालू के टीले पर अटक गई हो, और जब चालक दल ने इसे मुक्त करने के लिए समुद्र में कूदे तो एक अचानक हवा की लहर ने नाव को बहा दिया, जिससे वे तट पर छोड़ दिए गए। एक अन्य परिकल्पना यह है कि एक चालक दल का सदस्य अचानक उठी लहर में बह गया और बाकी चालक दल उसे बचाने की कोशिश करते हुए खो गए। हम पूरी तरह से यह नहीं कह सकते कि कसदो के साथ क्या हुआ, लेकिन यही थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।